हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ कवर की थी जहां पे मैंने बात की थी कि किस प्रकार से हरियाणा में ADGP पद पे जो व्यक्ति आसीन थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। पूरन कुमार जी की मैं बात कर रहा हूँ, सीनियर IPS अधिकारी थे, 2001 काडर के थे। उसके पहले एक और न्यूज़ बड़ी चर्चा में थी जब जो हमारे CGI हैं BR गवई जी, उन पे किसी ने जूता फेंक दिया था। चूँकि वो भी दलित कम्युनिटी से आते हैं, जिन्होंने फेंका वो भी उसी कम्युनिटी के थे, तो इस पर भी बात अलग दिशा में शुरुआत में तो बह गई थी। एक हाल की बात क्या है कि रायबरेली में आप सबने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो दलित समुदाय से आता है, गलती से उसको चोर समझ के उसको लिंच कर दिया गया, मार दिया गया। अब यूँ तो कुछ चीज़ें इसमें सर्कमस्टांशियल, लेकिन जब हम IPS अधिकारी की बात करते हैं तो उन्होंने इस बात को बाकायदा अपने लेटर में लिखा भी, जिसकी जांच भी चल रही है, कि जातिगत भेदभाव उनके साथ बहुत हुआ। NCRB के लेटेस्ट डेटा की बात करें तो NCRB का जो डेटा है वो भी इसी तरफ कहीं ना कहीं इशारा करता है। हमें देखना होगा, समझना होगा कि क्यों ये चीज़ें अभी भी इतनी ज़्यादा परसिस्टेंट हैं। अभी भी हम भारत के समाज में, मतलब हम आज़ादी को कितने वर्ष देख चुके हैं, हमारा संविधान में इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद, विविध मंचों पे सरकारों द्वारा इतनी घोषणाएं किए जाने के बावजूद आज भी ये जातिगत भेदभाव का जो दंश है वो इतना कठोर, इतना खतरनाक क्यों है। हम इस पे ही बात करेंगे, इस पे ही हम डिस्कशन करेंगे और थोड़े से NCRB के आंकड़ों को भी देखेंगे, क्या समाज के साथ दिक्कतें हैं और क्या समाधान हो सकता है, हम सब पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात की जाए तो क्या बात है, क्यों चर्चा में है। तो आपने देखा कि जो रायबरेली में जो मैंने बात की कि वहाँ पे हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी जाती है इस अंदेशा में कि वो चोर हैं, और चूंकि दलित समुदाय से थे तो एक रोष वहाँ दिखता है। IPS अधिकारी पूरन कुमार की बात मैंने खुद करंट अफेयर्स के वीडियो में की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी पे जो जूता फेंका गया उसको भी आप सबने कहीं ना कहीं देखा। भारत के संविधान में बाकायदा व्यवस्था है ना, रिजर्वेशन की बात की गई है और भी प्रोटेक्शन है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को लेके, लेकिन फिर भी ये जो हेट्रेड है ये क्यों होता जा रहा है। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं कि भारत में जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, NCRB की जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जब उसके डेटा की बात करते हैं तो बड़े भयावह आंकड़े हैं। हम उन आंकड़ों पे भी कहीं ना कहीं जाएंगे अगर हम बात करें तो। जैसे अगर आप NCRB 2023 की रिपोर्ट को देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर जो अपराध है, आंकड़े, अभी हम आंकड़ों पे भी आएंगे, वो ये दिखाते हैं कि हो सकता है किताबों पे, हो सकता है लेखों में, हो सकता है कविताओं में स्थिति बदल गई हो, लेकिन वास्तविक रूप में ग्राउंड लेवल पे अभी भी रियलिटी जो है वही ढाक के 3 पात, जहां पे लोग जातिगत वैमनस्यता को सबसे ऊपर मानते हैं और वही देश में इस समय प्रभुत्व रूप से आगे बढ़ रही। चलिए बस मैं बताता चलूं शॉर्ट में कि हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है, ये जो 2027 को टारगेटेड बैच है, ये 15 अक्टूबर यानी कि कल इसमें जो एडमिशन है वो क्लोज हो जाएगा। तो मेरा जो कोड है उस कोड का इस्तेमाल करके आप अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं प्रतिज्ञा के हमारे बैच में। और अगर आप मेरे से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो यू हैव द डिटेल्स। ठीक है, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ ये जो डिटेल्स हैं, आप यहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस से भी। ठीक है, हमारे बैचेस से भी जुड़ सकते हैं। शायद पेन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ये टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करें आगे की, तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं एक बार समझते चलते हैं। ठीक है, थोड़े से आंकड़ों पे नजर डाल लेते हैं, फिर हम अन्य बिंदु पे आएंगे जिसको मैंने शुरुआत में बताया क्या क्या दिक्कतें हैं। अब NCRB के 2023 की रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो क्या चीजें दिखेंगी आपको कि अनुसूचित जातियों के विरुद्ध जब हम बात करते हैं तो क्या क्या बिंदु है। 2023 में 57,789 मामले दर्ज किए गए, 57,789 मामले दर्ज किए गए। किसमें? 2023 में हम बात करते हैं किसके खिलाफ? अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ में। ठीक है, फिर अगर हम उसके आगे की बात करें तो 2022 की तुलना में 0.4% की वृद्धि देखने को मिल रही है। 57,582 मामले 2022 में, तो इसमें वृद्धि है। जबकि हम बात करें सरकारी आंकड़ों की तो चीजें कम हो जानी चाहिए। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो वहां पे क्या देखने को मिल रहा है? 2023 में 12,960 मामले दर्ज किए गए। ठीक है, 12,960, 28.8% की वृद्धि 2022 की तुलना में। अब आप समझो, यहाँ पे तो 0.4% ही है, पर यहाँ पे आप देखो शेड्यूल ट्राइब जो अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, किस स्तर पे उनके खिलाफ अपराध बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पे इस प्रकार के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं।
ये तीव्र वृद्धि क्या है? आदिवासी समुदायों के खिलाफ ज्यादा स्तर पे हमको देखने को मिले। जब हम आदिवासी समुदायों की बात करते हैं तो ये वृद्धि हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। ये चीजें कहीं ना कहीं समाज में बेहतर। अब समस्या क्यों जारी है, हम समस्या के बिंदु पे हम बात करेंगे एक एक करके। तो समस्या के बिंदु पे बात करने के लिए सबसे पहली बात है जातिगत श्रेष्ठता का जो गहरा विश्वास है। हम भारत के समाज को जब देखते हैं तो अभी भी जो वर्ण व्यवस्था की हम बात करते हैं, जब हम 4 जो वर्णों की बात करते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करते हैं, तो एक बड़ा वर्ग है जो इस बात को हमेशा ही बड़ी दृढ़ता के साथ आगे रखता है कि चूंकि हम सर्वश्रेष्ठ जाति में जन्म लिए हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और बाकी जो नीचे जाति के हैं वो बहुत छोटे हैं। और एक नया वर्ग है जो उभरा है, जो विद इन कास्ट एक अलग प्रकार का ब्राह्मणवाद हमें देखने को मिलता है कि चाहे वो दलितों की बात करें या अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें, जिनको पहले से ही बड़ा ही सामाजिक रूप से बहुत ही हाशिए पे रखा गया, बड़ी समस्याएं झेलनी पड़ी, उनमें भी एक डेवलप होता जा रहा है जहाँ पे वहाँ पे भी कि ये इस वर्ग का ऊपर है, ये इस वर्ग का नीचे, हम इसके साथ नहीं खाएंगे, इसके साथ नहीं बैठेंगे, ये भी देखने को मिल रहा है। वो इक्वली टेंशन की बात है, पर प्राइमरी फोकस क्या, जो जातिगत श्रेष्ठता वाली बात है। क्यों यार, अगर कोई किसी, जब कबीर कहते हैं कि जो तू बाभन बभनी का जाया आन बाटे क्यों नहीं आया, अलग तरीके से क्यों नहीं आया, नहीं तुम्हारा रास्ता तो वही था, रास्ता तो तूने कुछ अलग लिया नहीं। तो ये बात कानून व्यवस्था की कमजोरियां क्या है कि करके उसको देख लेते हैं। एक्चुअली आज मेरा पीपीटी चेंजर काम नहीं कर रहा तो मेरे को हाथ से ही यहाँ पे देखना पड़ा है, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि अगर हम देखें भारत में, ठीक है, तो क्या चीजें हैं, जांच में देरी, दोष सिद्धि दर जो है, जो एक्चुअली में जो कल्प्रिट्स है उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो दरअसल उस स्तर पे मिल नहीं पा रही है। न्यायपालिका और पुलिस में जो एक सामाजिक पूर्वाग्रह है, जो एक प्रेजुडिस है, एक जो बायस है कि यार ये है तो गलती किया होगा, ये है तो नहीं किया होगा, ये बड़े घर का छोटे घर का, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैं जातिगत श्रेष्ठता की बात करता हूँ, आप गांव में देखिए, शक्ल देख के लोग कहते हैं कि लगता नहीं कि इस कास्ट का है, लगता नहीं कि उस कास्ट का है, तुम इस कास्ट के हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बायस हटने होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके आगे की, तो 2023 के एक अध्ययन के अनुसार क्या है कि अत्याचार अधिनियम के तहत 60% से अधिक मामले न्यायालयों में लंबित है। तो दोष सिद्धि में समय भी लग रहा है और लंबी कानूनी जो प्रक्रिया है, प्रक्रियागत चुनौतियां हैं वो देखने को मिल रही है, ठीक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव देखने को मिल रहा है। क्यों? जब हम कहीं भी किसी विषय की बात करते हैं, जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, तो एक पॉइंट हमेशा हमारे सामने आता है मेंस आंसर राइटिंग में, पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। क्यों? क्योंकि जो हमारे नेता हैं शायद इस स्तर पे प्रबुद्ध चेतना नहीं दुनिया में लोगों में जगह पा रहे कि किस प्रकार से एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। प्रतीकात्मक कदम तो उठाए जाते हैं लेकिन ठोस परिवर्तन नहीं। और क्या, हिंदुत्व की कथाओं में जो सांस्कृतिक एकता के नाम पे जो प्रतिरोध रहा, जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, जब वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं तो वहां पे शंभुकवध की बात है, रामचरितमानस में शंभुवध को हटा दिया गया। हाँ, हम उसको तुलसीदास की समन्वय चेतना से जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो दरअसल रामायण जिसका एक प्रतिरूप रामचरितमानस है, कुछ बातें तो उसमें हटा दी गई। किताब से हटा देने से वो चीज़ें समाज से तो हट नहीं गई, वो उस प्रकार का जो नकारात्मकता है वो भी समाज में हमको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में भी कहीं ना कहीं सोचे जाने की, काम किए जाने की। और क्या है, जब भी कोई सामाजिक न्याय की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है आजकल, तो उसको हिंदू विरोधी या देश विरोधी कहा जाता है। सबके द्वारा नहीं, कुछ लोगों के द्वारा। वो भी समाज का हिस्सा है और वो भी उतने ही हिंदू हैं जितना हम सब हैं। तो कोई व्यक्ति जब अपने समाज के, अपने वर्ग के न्याय की बात करता है तो उसको इस प्रकार से दबा देना कहीं से भी तार्किक नहीं, हमेशा ये कुतर्क ही माना जाएगा, ठीक है। बात करें इसके आगे की, तो क्या चीज़ें और हैं। समाज सुधार आंदोलनों का कमज़ोर होना। 1970 के दशक में जैसे एक बड़ा था दलित पैंथर आंदोलन था, या इवन जब हम जेपी आंदोलन को देखते हैं वहाँ से भी समाजवाद की सुगबुगाहट देखने को मिलती है। लेकिन समाजवाद में वाद रह जाता है और समाज हट जा रहा है आजकल। कहीं ना कहीं हम अभी भी उस ढर्रे पे ही जिंदगी जी रहे हैं जहाँ पे नेता आते हैं, जातियों के उत्थान की बात करते हैं, पर दरअसल उनका जो उद्देश्य जातिगत उत्थान का बहुत नहीं रहता है। तो बड़े समाज सुधार आंदोलन की अभी भारत को दरकार है, जो इस प्रकार की चीज़ों को बदल सके, ठीक है, जो इस प्रकार की चीज़ों को बदल सके, ठीक है। कुछ और बिंदु पे बात कर लेते हैं, कैसे हल हो सकती है समस्या। तो कानूनी तंत्र है उसको मजबूत होना होगा, है ना। मामलों की शीघ्र जांच, जो अभी भी हमने बताया कि दिक्कतें हैं उनके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। फास्ट ट्रैक अदालतों की बात, हमने महिला जो रिलेटेड अपराध थे उसमें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की, JS वर्मा कमेटी और तमाम चीज़ों के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी देखने को मिल रहा है। पर इस प्रकार के आरोपों में जहाँ पे एक अलग प्रकार का औपनिवेशिक सोच, माइंडसेट देखने को मिलती है, वहाँ पे भी हमें फास्ट ट्रैक की ज़रूरत, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। पुलिस न्यायपालिका को थोड़ा और
संवेदनापूर्ण होना पड़ेगा, समझना होगा कि जिस वर्ग के साथ अत्याचार हुआ है उस वर्ग के साथ हुए अत्याचार के जिम्मेदार हम सब हैं। उस अत्याचार के बारे में कहीं ना कहीं हमें भी काम करना पड़ेगा। हमें एक अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ संस्था हमें व्यक्तिगत तौर पे भी इधर सोचना पड़ेगा, सोचना होगा हमें, ठीक है। और क्या है, दीर्घकालिक सुधार, क्या लंबित मामलों को हमको तुरंत निपटाना होगा। मैं हमेशा से कह रहा हूं जो नीतिगत देरी हो रही है उस पर। और क्या है कि पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता मुफ्त कराई जाए, फ्री लीगल एड 39A में हम उसकी बात करते हैं। बहुत से केसेस भी हैं, हुसैन आरा खातून से लेकर तमाम ऐसे केसेस हैं जो पुष्ट करते हैं कि जुडिशरी भी इस बात से अलाइंड है। लेकिन फिर भी एक बड़ा वर्ग है जो सिर्फ इस बात से डरा होता है कि हम कानूनी सहायता मुफ्त में नहीं प्राप्त कर पाएंगे, बहुत खर्चा हो जाएगा, है ना। अपराधियों की दोष सिद्धि में वृद्धि की बात क्या है, ध्यान रखना कि दोष सिद्धि दर में वृद्धि क्या है, कि ये जो एक ऐसी चीज है जिसपे काम, अभी मैंने बताया ना कि 60% से मामले लंबित है, इसका मतलब दोष सिद्धि नहीं हो पा रही है। उधर भी कोर्ट्स को ध्यान देना होगा। और जो निगरानी प्रणाली है, जिस प्रकार से अपराधों पे नजर बनाए हुए हैं, वहां पे थोड़ा सा और फोकस्ड तरीके से देखना होगा समाज को, ठीक है, देखना होगा समाज को, ठीक है। कैसे हल हो सकती है समस्या, इसके कुछ और बिंदु पे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे पाठ्यक्रम में हमें संवेदनशील विषयों को जोड़ना पड़ेगा और उन पर बात करनी पड़ेगी और उस बायस को हटाना पड़ेगा। जाति विरोधी शिक्षा को शामिल करना होगा। जाति विरोधी मतलब जाति या वर्णाश्रम को एक हीरो के तौर पे नहीं दिखाना है, ये दिखाना है कि इस व्यवस्था से समाज का कितना नुकसान हुआ है ना। समाज सुधारकों के योगदान को उचित महत्व, ज्योतिबा फुले, ठीक है, सावित्री बाई फुले, आम्बेडकर साहब, दयानंद सरस्वती, सबकी बात करनी होगी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस प्रकार के जितने भी हैं सबकी वहाँ पे हमको कहीं ना कहीं बात करनी होगी, ठीक है। बच्चों को समानता और मानवीय गरिमा के मूल्य सिखाने होंगे। मीडिया के माध्यम से क्या चीज़ें हो सकती हैं, निश्चित तौर पे जातिगत अत्याचारों पे व्यापक कवरेज हो, उनको सिर्फ इलेक्शन के समय पे या जब आपके पास कुछ न्यूज़ नहीं है तो सनसनी के तौर पे ना दिखाएं, एक मुद्दे के तौर पे दिखाएं, ह्यूमन बीइंग होकर दिखाएं, है ना। और रूढ़िवादी चित्रों से बचना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हमको देखने को मिलता है कि एक अलग प्रकार का हीरोइज्म जाग आता है पत्रकारों में, खासकर जो एसी चैम्बर में बैठ के सिर्फ न्यूज़ बोलते हैं, दरअसल ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते। वो कई बार उनके अंदर से वो दम्भ दिखने लगता है, कहीं उस दम्भ से दूर होना होगा और सकारात्मक तरीके से एक रोल मॉडल प्रस्तुत करना होगा। चौथे स्तंभ हो आप, है ना, चौथे स्तंभ हो, उसके टूटने से डेमोक्रेसी पे असर पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि सार्वजनिक मंचों पे हम बात करें तो राजनीतिक नेताओं द्वारा जो समतामूलक मूल्य हैं उनकी बात करनी होगी। गाँव शहर स्तर पर संवाद कार्यक्रम शुरू करने होंगे और अंतर जाति विवाह और सामाजिक मेलजोल को हमें क्या करना होगा, प्रोत्साहन हमें देना होगा, इस पर हमें काम करना होगा, ठीक है। और भी है बहुत सुधार, जैसे कि नागरिक समाज की भूमिका हमारी क्या है, धार्मिक संस्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्चों में समता का संदेश, समानता का संदेश, ठीक है। हमारे जातिगत भेदभाव को धार्मिक दृष्टि से जो गलत बताया जाता है उसको प्रॉपर समझाया जाए कि क्यों गलत है, गलत बोल के हटना नहीं है, इन डेप्थ जाके बताना है कि चीजें कहां से गलत हुई, है ना। उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो क्या है, अंतर सामुदायिक संवाद, क्या कि हिंदुओं के जो धर्मगुरु हैं, इस्लाम को जो मानने वाले धर्मगुरु हैं, क्रिश्चियनिटी और बाकी एक साथ एक मंच पे आए और बात करें इस बात को कि सभी धर्म शांति की बात करते हैं, विद इन धर्म और आउटसाइड, इन मतलब धर्मों के बीच में भी और धर्मों के अंदर भी। तो इस प्रकार की चीज़ों को अगर बढ़ावा देंगे तो लोग सोचेंगे ना, सुनेंगे। और बाकी तो दलित बहुजन कला सबको मंच प्रदान किया जाए और इस प्रकार की चीज़ें, जाति विरोधी नाटक, फिल्में, संगीत को बढ़ावा दिया जाए, सांस्कृतिक विविधता, जाति अध्ययन, शोध को प्रोत्साहन, है ना। जब शोध इस पर निकलेंगे, लोगों के पास रिसर्च रिपोर्ट आएंगे तो लोग भी अवेयर होंगे इसको लेकर। तो इस प्रकार के बिंदु पर कहीं ना कहीं बात की जानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और भी है मुद्दे कि कैसे दलित बहुजन आवाज़ों को मंच दे सकते हैं, निर्णय लेने वाली संस्थाओं में वास्तविक भागीदारी, बहुत से बिंदु आप इनको देख लीजिएगा। ये PDF मेरे टेलीग्राम पे आपको अपडेटेड मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक बड़ा पॉइंट है आर्थिक सशक्तिकरण का भी। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी वर्ग को अगर बहुत आगे आना है तो उसको आर्थिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपको शहरों में देखने को मिल सकता है, जहां पे ऐसे बहुत से लोग जो शहर में रहते हैं और किसी विशेष जाति से हैं, चूंकि वो आर्थिक रूप से सशक्त है तो शायद उनके साथ वो जो जातिगत मिथ है वो मिट जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पर अब चीज़ें पिछले 10, 12, 15 वर्षों में बदली, शायद उस दिशा में काम, ठीक है। भूमि वितरण कार्यक्रम, सामुदायिक संसाधनों तक पहुंच, कौशल विकास कार्यक्रम, इन सब दिशा में काम करना होगा इन सबको, ठीक है। बाकी निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, एक सभ्य समाज की परीक्षा इस प्रकार से ली जा सकती है कि वहाँ जो किस वर्ग को
कौन सा वर्ग कितना पिछड़ा है और उसके आगे आने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है। ये समाज के तौर पे हमारा फेलियर है, हम सबका फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर है। इस दिशा में हमें आपको सबको बहुत गंभीर तरीके से सोचना होगा, समझना होगा और एक समाधान की ओर बढ़ना होगा। निष्कर्ष को आप हमारे टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। बस ये बताता चलूँ कि हिंदी साहित्य का जो नया बैच है ना, जो अक्टूबर बैच है, वो सूरदास जी के साथ शुरू हो रहा है और शुरू तो 28 अक्टूबर से हो रहा है, पर एडमिशन शुरू है उसमें। आप 28 अक्टूबर से पहले उस बैच से जुड़ जाइए। कोशिश कीजिए कि दिवाली में मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे भी आप हमारे, मैं ही पढ़ाता हूँ, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से आप जुड़ना, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। बाकी आशा करता हूँ कि आपको एक नया आइडिया समझ में आया होगा जिस पे हमें काम करना है, फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स को काम करना है। एक समाज के तौर पे एक ऐसा समाज हम निर्माण करें जो समता मूलक सिर्फ कागजों में ना हो, वास्तविकता में भी समता मूलक हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।